हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पूरा चैप्टर करा दूंगा। एक ही वीडियो के अंदर सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, प्लस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी इसी क्लास में होगी। कोई दिक्कत डाउट परेशान नहीं होना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। कोई भी क्वेश्चन होगा जवाब दूंगा। तो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स से वन शॉट की फॉर्म में यह वीडियो है, आपको मजा आने वाला है, आपके सिलेबस का पार्ट है, तो चीजें आपके लिए आसान बनाने का जिम्मा मेरा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। छोटी छोटी बातें यहां पर लिखी है, जितना भी लिखा है इंडेक्स उससे बहुत ज्यादा बातें आपको अंदर के सिस्टम में बताने वाला हूं। मुद्दे फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखा है ये कि हाँ भाई ये कंटेंट है, अंदर तो मसाला ज्यादा है। तो लिखा है मीनिंग और डिग्रीज बता दूंगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। उसके बाद मेथड्स कौन कौन से होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के, वो मेथड्स बताऊंगा। और दोस्तों, फिर मेन चीज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये चैप्टर तुम्हारे कोर्स में आएगा ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट है। और ये यही नहीं, ये ग्रेजुएशन में भी पीछा नहीं छोड़ते ये वाले चैप्टर इलास्टिसिटी वाले, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो चाहे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो। जब जब तुम हायर स्टडीज में आगे पढ़ते रहोगे ना, ये इलास्टिसिटी तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। तो यही बेस बना लेना। जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे यार, बड़ी क्लास में जाओगे, तो उस टाइम करियर के बारे में सोचने को बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये बेस तो क्लियर। अब क्या है, तुम्हें इंग्लिश आती है, एबीसीडी तुम इस क्लास में आके बार बार नहीं सीख रहे, एबीसीडी पहले ही आती है ना। अब वो बेसिक चीज थी, तो ये एबीसीडी की तरह ही मानो, अल्फाबेटिक लेटर्स है। बड़ी क्लास में आ जाओगे तो बड़ी चीजें सीखो, आगे निकलना है ना भीड़ से, समझे। तो मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ इस चैप्टर को शुरुआत दे रहे हैं, और यह हेडिंग भी लिखी है। हेडिंग पढ़वाने से पहले दोस्तों मेरी एक बात सुन लेना बस, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा ना उस तरीके को फॉलो करना। किसी भी रेफरेंस बुक में, किसी भी किताब में क्या सीक्वेंस लिखा है मैटर ही नहीं करता। अब बात सुनो बस मेरी। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ती रहेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है, यानी प्राइस जब जब चेंज होगा उसकी वजह से ये सप्लाई भी चेंज होगी नहीं होगी? कैसे, देखते हैं। यहां मैंने एक टेबल बनाई है, प्राइस लिखा है किसी भी कॉमोडिटी का 10 से 20 हो गया उस्ताद, ठीक है। और फिर जिस भी बंदे की ये बिहेवियर मैं बता रहा हूं आपको, मतलब कोई दुकानदार है, कोई सेलर है जिसकी बात बता रहा हूं, प्राइस 10 से 20 हुआ, इसने बोला भाई पहले मैं 100 यूनिट बेचना चाहता था, अब मैं 200 यूनिट बेचूंगा। यानी जब 10 रुपए प्राइस था वो 100 किलो आलू बेच रहा था, अब 20 रुपए प्राइस हो गया तो ये 200 किलो आलू बेचना चाहता है। लेकिन दूसरे वाला बंदा क्या कह रहा है, एक और सेलर है मार्केट में, दूसरा आलू वाला कह रहा है भाई पहले प्राइस 10 रुपए था, अब 20 रुपए हो गया, मैं तेरी बात मानता हूं, लेकिन पहले मैं भी 100 किलो बेचना चाहता था आलू, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है ना, मैं यार यहां पर 102 किलो आलू बेचूंगा। तो ऐसा कौन बंदा है जिसने लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं किया? दोनों ने फॉलो किया है। यह भी कह रहा है प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी, यह भी कह रहा है प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा सप्लाई में बदलाव इस दुकानदार, इस सेलर की सप्लाई में ज्यादा बदलाव आ रहा है, इसकी सप्लाई में कम बदलाव आ रहा है। ये जो बदलाव है ना, ये फ्लक्चुएशन है ना, यही होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिक देखिए ना, बचपन में वो स्ट्रेच होती है, जिसमें वही नोटों की गड्डी आती है, वो लड़कियों के बाल जिसमें आते हैं, वो इलास्टिक होती है ना, तो वो स्ट्रेच होती है यार, वहीं से वर्ड आया फ्लक्चुएशन। सप्लाई भी स्ट्रेच होती है, प्राइस को देख देख के सप्लाई अपने रंग बदलती है। प्राइस में ऐसी पावर है यार, वो सप्लाई को बदल देता है, सप्लाई उसको रिस्पॉन्स देती है, सप्लाई उसको भाव देती है। तुम्हें देती है कोई भाव? नहीं, सप्लाई भाव देती है प्राइस को, इस बात को ध्यान रखना। रेस्पॉन्स देती है सप्लाई प्राइस को। सप्लाई कहती है जब जब तू बदलेगा प्राइस, तेरी वजह से मैं बदलूंगी। अब सप्लाई अगर ज्यादा बदल गई, जैसे कि इसकी, तो बोलेंगे सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है। सप्लाई अगर कम बदली, जैसे कि इसकी, तो बोलेंगे सप्लाई कम इलास्टिक है। तो इस बात को ध्यान रखना। लैंग्वेज यहां प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या लैंग्वेज बनाई मैंने इधर बोल दिया, ये जो दुकानदार था इसकी सप्लाई ज्यादा इलास्टिक थी, तो यहां लिख दिया मोर इलास्टिक सप्लाई, ठीक है जी। सप्लाई को मैं एसएस लिख रहा हूं और इधर पार्टीशन किया। यहां पर सप्लाई कम बदली है, तो इसको मैंने लिखा लेस इलास्टिक सप्लाई, ठीक है जी। तो ऐसे तुम्हें चीजों को पहचानना है, कंपैरिजन करने पे ऐसा पता लग रहा है। हाँ, एक बार सिंपल ना, इस पेज को चेंज करते हैं, अगले पेज पे और जस्टिफाई करता हूं इस चीज को यार। बस ये पता लग गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्चुअली इसका पूरा नाम है
सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस को जो सप्लाई रेस्पॉन्स दे रही है वो रेस्पॉन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। लिखा क्या है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। देखो क्या वर्ड है, कितनी कलाकारी से इतना मुश्किल शब्द सजा दिया, बच्चों को याद ना हुआ है। याद कैसे नहीं होगा, हम बता रहे हैं ना। तो इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑन गुड। खुद अपनी कमोडिटी का प्राइस जब जब बदलेगा, किसी और की बात नहीं कर रहे, ना प्राइस ऑफ इनपुट की बात कर रहे, ना प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट की बात कर रहे, ना प्राइस ऑफ अदर गुड्स की बात कर रहे। सिर्फ जिस कमोडिटी को बेचने चला है ये दुकानदार, उस ही कमोडिटी के प्राइस की बात हो रही है बालक। बात समझो जरा। तो जब जब ये प्राइस बदलेगा उसकी वजह से सप्लाई बदलेगी। सप्लाई कितनी बदलेगी वो बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई ज्यादा बदली ज्यादा इलास्टिक, कम बदली कम इलास्टिक। लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा कैसा? ऐसा देखो, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक सैंपल देता हूं आपको। इधर लिखा है किसी कमोडिटी का प्राइस 10 से 20 हो गया। अब इस कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 90 हो गई। अब तुमसे पूछ लिया बताओ यहां पर सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है? नहीं बता पाओगे इस बेसिस पर, जिस बेसिस पर पहले बताई थी। जहां कंपैरिजन करके बता दिया था ना, ज्यादा बदल रही है ज्यादा इलास्टिक, कम बदल रही है कम इलास्टिक। यहां कैसे करोगे भाई? भाई ऐसे लेवल पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए बने हैं मेथड्स। तो हम करेंगे अगला टॉपिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के अपने पास दो मेथड्स हैं मोटे मोटे तौर पे। ठीक है जी, मेथड्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, यहां हेडिंग ये है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन इज परसेंटेज मेथड। अब इस परसेंटेज मेथड को प्यार से प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। प्रोपोर्शन होता है यहां पर, कुछ लफड़ा होता है अपॉन करने का, अटे बटे की संख्या लिखनी पड़ती है। तो इट इज प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक मेथड दोस्तों, ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जब जब तुम सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हो तब तब कुछ कुछ डिमांड के बारे में भी चलता है दिमाग में। तो वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड होते थे। एक होता था परसेंटेज मेथड, एक होता था ज्योमेट्रिक मेथड, और एक होता था टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल आउटले मेथड। अपना दिमाग वहां छोड़ दो, उधर मत जाओ, यहां पर आओ सप्लाई की तरफ। जब जब सप्लाई की बात कर रहे हो तुम एक बायर नहीं हो, खरीदने वाले बंदे नहीं हो, तुम यहां सामान बेचने वाले हो, दुकानदार हो, सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो, फर्म हो, ऐसा कुछ मान लो यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दो मेथड होते हैं। अपन शुरू करेंगे परसेंटेज मेथड से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। और क्वेश्चन आपके पास ऐसा होगा, इसमें ही बतानी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। और हमने हेडिंग भी बना दी यहां पर आपके लिए स्पेशल कि परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। यहां पर दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मैं डिनोट करूंगा, एक कैपिटल ई बनाऊंगा, उसके नीचे ऐसे एस लिख दूंगा। जब जब ऐसे लिखूंगा तुम समझ जाना कि मैं लिख रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिखना है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑन गुड। अब मैंने चालाकी क्या करी है, यहां पे जो ये डेल्टा ट्राइंगल का निशान बनाया है ना, इसका मतलब चेंज होता है। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है ना, यहां पूरा चेंज लिखने से बचें, अगर स्मार्टनेस दिखाएं तो डेल्टा को चेंज लिखते हैं, और परसेंटेज पूरा लिखना लिखो, निशान बनाना निशान बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपके पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को बोलेंगे हाँ भाई इतनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर वो वैल्यू एक से ज्यादा आई तो बोलेंगे सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं दोस्तों, गलती से बोल गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। अगर इसका आंसर एक से ज्यादा आया तो बोलेंगे सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है। अगर इसका आंसर एक से कम आया तो बोलेंगे सप्लाई कम इलास्टिक है। कैसे बोलेंगे, क्या चक्कर होगा? चक्कर सारा यहां देख लो। इसको मैं यहां पर पेन का कलर चेंज करके येलो कर देता हूं भाई, इधर लिख रहा हूं टाइप्स, या फिर इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपका आंसर ईएस का 1 आता है, या फिर 1 से ज्यादा आता है, या फिर 1 से कम आता है, तो सुन लो मेरी बात। अगर तुम्हारा आंसर, अच्छा पेन का कलर चेंज, 1 के इक्वल आता है तो बोलेंगे सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक, या फिर बोल देना सप्लाई इज यूनिटरी इलास्टिक। अगर आंसर 1 से ज्यादा आता है तो बोलेंगे सप्लाई इज
मोर देन यूनिट इलास्टिक या फिर सप्लाई इज मोर इलास्टिक। जैसा तुम्हारा दिल कर रहा है वैसी लैंग्वेज यूज कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाऊंगा तो आपको पता लगता रहेगा। अगर सप्लाई का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 से कम आया तो बोलेंगे सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या सिर्फ लेस इलास्टिक। जैसा आपका मन करे वैसा लिख देना। ये तो 3 टाइप बताई है मैंने आपकी। अभी थोड़ा छप्पर में इधर भी ले आओ। चौथा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 0 आ गया तो बोलेंगे सप्लाई बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। आंसर ही 0 आ गया तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है, ऐसा केस भी आएगा। और 5वें नंबर पे अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर इंफिनिटी आ गया तो बोलेंगे सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। तो देखो यानी बहुत ज्यादा इलास्टिक है। ये मैं क्या कर रहा हूं यार, ये मैं जो कर रहा हूं तुम्हें अभी सीक्वेंस में हर एक चीज समझ में आने वाली है। बस जो जो बोल रहा हूं वो मेरी बात सुनते रहो। ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने का। क्वेश्चन कैसा आएगा वो बता देता हूं, आंसर कैसा लिखना है वो बता देता हूं। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, जो ये ऊपर मैंने लिखा है ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसको भी कैलकुलेट करने का एक अलग से फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं। फिर जो नीचे लिखा है ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको भी कैलकुलेट करने का अलग से फॉर्मूला है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या क्या फॉर्मूले हैं वो बताता हूं, लेकिन पहले देख लो क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन मान लो ऐसा आया है, ऐसा आया है। तो यार यहां पर 2 प्राइस गिवन है 10 और 20। जो 10 है इसको बोलते हैं पुराना प्राइस यानी मान लो P। जो 20 है इसको बोलते हैं नया प्राइस, मान लो P1। 100 को मानते हैं पुरानी क्वांटिटी Q और 90 को मानते हैं न्यू क्वांटिटी दैट इज Q1। यार इन दोनों प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कोई ना कोई गैप भी तो है। ये दोनों प्राइस के बीच का जो अंतर है 20 में से 10 गया, चेंज इन प्राइस, डेल्टा P की वैल्यू 10 आई है। अब कोई बच्चा सोचता है यार सर ये आपने डेल्टा P निकाला है 10 माइनस 20 किया है या 20 माइनस 10 किया है। मैं कह रहा हूं माइनस के साइन को गोली मारो, इधर उधर भगा दो उसको, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो। यहां पर सिर्फ देखो गैप कितना है। अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल नहीं बनाना, आसान बनाना है। चलो इन दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप कितना है, 100 और 90 का अंतर, उसको बोलेंगे डेल्टा Q यानी चेंज इन क्वांटिटी। ये 10 है। अब चाहे 80 और 90 माइनस 100 कर लो या 100 माइनस 90, माइनस का साइन तो इग्नोर करना है। ठीक है जी। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। और फिर मैं सिखा रहा था आपको दोस्तों कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालते हैं। तो ये निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। और चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है तो निकालना पड़ेगा चेंज इन प्राइस अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अलग अलग रेफरेंस बुक में पुराने प्राइस को P बोलते हैं, किसी बुक में P1 बोलते हैं। तुम्हें ABCD XYZ कुछ भी बोलना है, अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। तुम कह रहे हो सर कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या कचरा मचा दिया आपने बोर्ड में। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी अब जब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके का आएगा और आंसर किस तरीके का लिखना है। इसमें भी बताऊंगा अलग अलग पॉसिबिलिटी ऑफ डायग्राम्स है, वो हर एक चीज बता रहा हूं। देखो जी, मान लो पेपर में क्वेश्चन आया है, बोल रहा है प्राइस 10 से 20 हो गया और क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 50 हो गई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करके बताओ उस्ताद। तो आपका तरीका क्या होगा, आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपने मेरी इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करनी है वो ध्यान रखना। पेन चेंज कर रहा हूं। पुराना प्राइस कितना है 10 है, ये रहा। नया प्राइस 20 है, P1 लिख दिया 20। फिर लिखना पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू 100, फिर नई क्वांटिटी की वैल्यू 50, ऐसा लिख दिया। अब इनके बीच का अंतर निकालना, यानी दोनों प्राइस के बीच का गैप डेल्टा P कहलाता है। तो ये 10 है, 20 और 10 के बीच का गैप। दोनों क्वांटिटी के बीच का अंतर डेल्टा Q कहलाता है और 100 और 50 के बीच का अंतर होता है 50। इतनी बात को ध्यान रख लेना उस्ताद। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैंने और छोटा लिख दिया है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिख सकते हो। अब आपका मन करे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है उस्ताद, ये तो कर दिया, लेकिन ये कैलकुलेट अलग से होगा, ये कैलकुलेट अलग से होगा। तो अपन क्या एक काम करते हैं, इधर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे होगा, डेल्टा Q अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है 50, पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है 100,
मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे ना, ये 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आपका 50 आ जाएगा। तुम कहोगे सर मैंने तो कहीं देखा है इससे भी आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। वो आसान तरीके पे लेकर आऊंगा, पहले देख तो लो ये तरीके बनते कैसे हैं, इससे भी इजी कर दूंगा, बट ये देख लो क्योंकि ये समझना जरूरी है। चलो जी, फिर हमें निकालना है ये वाला मैटर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भाई छप्पर में इसको साइड में करके निकाल लो। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, और डेल्टा पी की वैल्यू तुम देख पा रहे हो ये 10 लिखी है, पुराना प्राइस देख पा रहे हो 10 लिखा है, तो मैंने क्या किया 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अपना 10-10 कटते रहेंगे, ये 100 आ गया। अपने को क्या देखना है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 50 है, ऐसे दिखाऊंगा तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये रहा 50 है और ये 100 है, अलग अलग मैटर आ गया। अब क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 50 आई है, ये 100 है नीचे वाला, क्रॉस करोगे 1/2 यानी 0.5, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0.5 आ गई। क्या इतना सॉल्व करके तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे? कतई नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलते ऐसे। पूरे नंबर मिलेंगे जब आप इसका कॉन्क्लूजन लिखोगे और ये बताओगे कि सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है। ये कैसे बताओगे? अभी तो तुम्हें बताया था, इन सब में से कोई ना कोई रीजन बनेगा। अगर आपका आंसर 1 से कम आया है तो ये वाला कॉन्क्लूजन लिखना पड़ेगा, 1 से ज्यादा आता तो ये लिखते, एग्जैक्ट 0 आता तो ये लिखते, एग्जैक्ट 1 आता तो ये वाली लाइन लिखते उस्ताद, अगर इंफिनिटी आता तो ये लाइन लिखते। अभी हाल फिलहाल इससे काम है तो इसके लिए ये वाली लाइन लिख देंगे कि हमारी सप्लाई अभी लेस इलास्टिक है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, पेन का कलर अलग कर देता हूं तुम्हारे लिए यार। देयरफॉर सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक या सप्लाई इज लेस इलास्टिक, अब मिलेगा पूरा नंबर, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इसी क्वेश्चन को मैं इससे भी जल्दी सॉल्व कर सकता था। कैसे? एक डेरिवेशन मेरे साथ देख लो, इस बड़े फॉर्मूले को अभी छोटे से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है? देखो जरा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला लिखा है उस्ताद, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है जी। अब इसकी जगह मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी जगह परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला लिख देना। अब इसकी जगह लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां से शुरू होगी काटा पीटी, काटा पीटी करूंगा सफेद रंग से, ये गया 100 से 100, बचा क्या? इधर ही देख लो, इक्वल पे इक्वल लिखते रहना, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ये बचा था। अब इसके अपॉन में कौन बचा है? डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा पी अपॉन पी। ये क्या है? कचरा मच गया यार यहां पे, तो इस कचरे को साफ करना है। चक्कर क्या होता है साफ करने का? इधर देखो, मैंने लिखा 3/4 अपॉन 5/6। इसको मैं पता क्या लिखता हूं, पहले लिख दो 3/4, फिर निशान लगा दो मल्टीप्लाई का और इसको उल्टा कर दो 6/5। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यही इलाज इसका करूंगा मैं। अभी इसको मिटा देता हूं, आपके काम की चीज नहीं थी, समझना था बस। मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू को तो सीधा लिख दिया, अब इसको उल्टा कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ये प्राइस ऊपर आ गया, नीचे हो गया डेल्टा पी। भाई ये फॉर्मूला बन गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। ये बड़ा फॉर्मूला था, डिराइव करके छोटा फॉर्मूला आ गया। इसको और एडजस्ट कर लो कि डेल्टा डेल्टा वाले एक साइड कर दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। ये छोटू सा फॉर्मूला बन गया। अब कोई बच्चा ये फॉर्मूला पढ़ भी लेता है तो उसको लगता है क्या ये परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला नहीं है? है, ये भी परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला, इसका छोटा वर्जन ये भी परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करता तो ये वाला क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता। कैसे? यहीं करके दिखाता हूं, रुक जाओ जरा, गुलाबी रंग से सॉल्व करूंगा वो भी, देख लो। इस बॉक्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक सेकंड इसको मिटा दूं पहले, और मैं करता हूं पेन पतला क्योंकि इस बॉक्स में भी करना है ना सॉल्व, यहीं की यहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। ऐसा ही फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होता था, बस क्वांटिटी का मतलब यहां सप्लाई है, क्वांटिटी का मतलब वहां पर डिमांड होता था। तो चलो जी, डेल्टा क्यू की वैल्यू कहां है? ये रहा। चलो जी, डेल्टा पी की वैल्यू कहां है? ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस, ये रहा, पुरानी क्वांटिटी 100, ये रही। काटा पीटी कर लो भाई, 10 से 10 गया, 50/100, 0.5 आएगा आंसर। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इतने से में सॉल्व हो गया, इतनी पनौती इतने से में निपट गई। तुम किसी भी तरीके से सॉल्व करिए ना, नंबर पूरे मिलेंगे। बस अब मेरी बात सुन लो, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का तुम आंसर निकालते हो तो आंसर
को हम 5 फॉर्म के अंदर कंक्लूजन में डाल सकते हैं। पांचों फॉर्म बताइए। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक बार इनको डिटेल में देख लो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे यार, ठीक है ना। मैंने यहां पर बीच में डाल देता हूं, ज्योमेट्रिक मेथड कराने से पहले डिग्री कर रहा हूं। पेन का कलर थोड़ा मोटा कर ले भाई, और तुम कहो तो कौन सा कलर इस्तेमाल करूं? येलो करते हैं भाई, ठीक है ना। चलो जी, इसको बोल दो टाइप्स या फिर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मैं शॉर्ट में ES लिख रहा हूं। पहली बात, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 के इक्वल आया, देन इट विल बी सेड सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक। तो पहली तुम सिर्फ यूनिट इलास्टिक सप्लाई लिख दो, काम चल जाएगा। इसका मतलब ES का आंसर 1 के इक्वल आएगा। इस केस में सप्लाई कर्व कैसा होगा अभी बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा, अगर आंसर 1 से ज्यादा आया तो उसको बोलेंगे सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक, कुछ भी वर्ड यूज कर लो। तो यहां पर ES इज मोर देन 1 है। इस केस में सप्लाई कर्व कैसा होगा अभी बता रहा हूं, यही बताना मुझे तुम्हें आज, ठीक है। यहां लाइन डाल दी यार, यहां लाइन डाल दी, यहां लाइन दी, 2 हो गई। तीसरे नंबर पे सप्लाई ज्यादा इलास्टिक, सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। यूनिट का मतलब होता है 1, उससे ही कंपेयर कर रहे हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज्यादा है। ऐसे में द शेप ऑफ सप्लाई कर्व विल लुक लाइक दिस। दिस क्या मैंने बताया नहीं अभी, सब इकट्ठे बताऊंगा, ठीक है। चौथे नंबर पे सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर इंफिनिटी भी आ सकता है कभी कभी। और 5वें नंबर पे, इसको यहां से मिटाता हूं, ये लो जी, सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी ES इज इक्वल टू 0। यहां पर अलग शेप होगी, ये लो एक्सिस भी बना दिए। अच्छा, तुम कह रहे हो सर जो आप लिख रहे हो ये मुझे अगर नोट्स की फॉर्म में चाहिए तो कहां मिलेंगे? भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है PW की एंड्रॉइड ऐप का, वो डाउनलोड करोगे, विश्वास बैच सर्च मारोगे, आपको इस चैप्टर के साथ आपको DPP प्रैक्टिस भी मिलेगी, यानी वहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और तुम्हें ये सब चीजें जो मैं लिख रहा हूं नोट्स की फॉर्म में वहां मिल जाएगी। जैसा मैंने लिखा है वैसा मटेरियल तुम्हारे पास होगा, ठीक है जी। अब आया वक्त कि मैं इनकी शेप बता दूं। जब जब सप्लाई की इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी तो सप्लाई कर्व ऐसा लगेगा तुम्हें, ऑरिजिन से निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर वो 1 से ज्यादा होगी तो सप्लाई कर्व ऐसा लगेगा तुम्हें कि Y एक्सिस को कहीं ना कहीं टच कर रहा है। अगर 1 से कम है तो लगेगा X एक्सिस को कहीं ना कहीं से टच कर रहा है। अगर इलास्टिसिटी इंफिनिटी है तो सप्लाई कर्व विल बी द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू X एक्सिस, और इन केस की सप्लाई की इलास्टिसिटी 0 है, देन द सप्लाई कर्व विल बी द वर्टिकल लाइन पैरेलल टू Y एक्सिस। इसमें बहुत सारे चक्कर है। अब बच्चे कहेंगे सर ये ऑरिजिन से निकल रहा है, इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है, लेकिन हमारी टीचर ने क्वेश्चन पूछा था स्कूल में। क्वेश्चन क्या पूछा था मैं पूछ लेता हूं, ये लो जी, ये लो जी। टीचर ने क्वेश्चन बोला, टीचर बोली ये सप्लाई कर्व है एक येलो कलर का, ऑरिजिन से निकल रहा है, ये सप्लाई कर्व है एक व्हाइट कलर का, ऑरिजिन से निकल रहा है, और ये सप्लाई कर्व है एक पिंक कलर का, ऑरिजिन से निकल रहा है। बताओ तीनों में से किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है? हमारा आंसर सिंपल होगा, तीनों के तीनों ऑरिजिन से निकल रहे हैं, तीनों की इलास्टिसिटी 1 है, सब के सब यूनिट इलास्टिक कर्व्स है, ठीक है। आपने करना क्या है, अच्छा एक और देख लो, काफी सारे स्कूल में ऐसे कंफ्यूज करते हैं, एक पिंक वाला कलर दे दिया, एक ग्रीन वाला कलर दे दिया, और वहां एक ऑरेंज करके देखो, मैंने यूज नहीं किया आज तक ये वाला कलर कैसा है, एक ऑरेंज वाला दे दिया। इन तीनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? अब देखो, जो Y एक्सिस से निकलता है वो 1 से ज्यादा इलास्टिक है, जो X एक्सिस से निकलता है वो 1 से कम इलास्टिक है, और जो ओरिजिन से निकलता है वो 1 के बराबर इलास्टिक है। काटा पीटी को भूल जाओ, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको आइडिया दे देता हूं सही चीजें कैसे हो रही हैं, देख लो जी ऐसे। अब आपको आइडिया हो जाएगा बढ़िया कि समझना कैसे चीजों को। ये इलास्टिसिटी 1 के इक्वल, ये इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा, ये इलास्टिसिटी 1 से कम, ये इलास्टिसिटी 0, ये इलास्टिसिटी इंफिनिटी। ये डायग्राम तुम्हें बना के नहीं आना एग्जाम में, बस ये सिखाने का तरीका है। 1 लेस देन 1, मोर देन 1, इंफिनिटी, और ये 0। और कहते क्या है सच है,
जब दो सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, तो जैसे कि ए और बी, तो जो सप्लाई कर्व ज्यादा फ्लैट होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व बी इज मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व ए। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बी वाला फ्लैट है तो ज्यादा चेंज दिखाएगा, जो ज्यादा बदलाव दिखाता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। कैसे? अगले पेज पे दिखाता हूं। मान लो जी ये सप्लाई कर्व है और ये भी सप्लाई कर्व है। ए वाला ज्यादा फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या होता है? जो चीजें ऐसी है ना वो फ्लैट है, लेटी हुई है। जो चीजें धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं ये स्टीप हो रही हैं, है ना। पैरेलल होना वाई एक्सिस के स्टीपर होता है, इलास्टिसिटी जीरो होती है। पैरेलल होना एक्स एक्सिस के फ्लैटर होता है, इलास्टिसिटी इंफिनिटी होती है, ध्यान रखना। तो ये फ्लैट है लगभग। और अगर यहां पर चेंज देखना हो तो मान लो कोई इंटरसेक्शन का पॉइंट ई है, यहां पर क्वांटिटी दोनों कर्व पे Q1 है और दोनों कर्व के लिए प्राइस P1 है। लेकिन होता क्या है, एक बार प्राइस चेंज हो जाता है और मान लो P2 हो जाता है, तो ये कहता है कि ए कर्व बोल रहा है सप्लाई इतनी कम हो गई और यही प्राइस बी पे ले जाओ, वो बोल रहा है सप्लाई इतनी कम हो गई। तुम्हें कुल मिला के दिखाई दे रहा है कि ज्यादा सप्लाई में चेंज ये वाला है, ये वाला कम चेंज है। तो ज्यादा चेंज दिखाया है ए ने, इसलिए ए ज्यादा इलास्टिक है, समझे। तो फ्लैटर सप्लाई कर्व ज्यादा इलास्टिक इसलिए होता है क्योंकि फ्लैटर सप्लाई कर्व पे ज्यादा चेंज इन सप्लाई दिखाई देता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। फिर मैं आपको बताने वाला हूं भाई ज्योमेट्रिक मेथड को सॉल्व करने का। बहुत हो गया परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड आ गया आपसे। ज्योमेट्रिक मेथड का बताओ भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। पहली बात ध्यान रखना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है इस मेथड में, सिंपल डायग्राम बनाने हैं। ज्यादातर बुक में 3 डायग्राम बना रखे हैं, वही ज्योमेट्रिक मेथड खत्म कर दिया। और ये सब डिग्री थी। डिग्री कैसी थी? ये लो जी 3 डायग्राम मैं ही बना देता हूं। पहली बात तो सुन लो, यही ज्योमेट्रिक मेथड खत्म है। ये ओरिजिन के पॉइंट भी बनाने जरूरी है, स्मार्ट बच्चा ओरिजिन का पॉइंट जरूर बनाता है। कहता है ये अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से निकला तो इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है। अगर सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से निकला तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। अगर सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से निकला तो इलास्टिसिटी 1 से कम है, ठीक है जी। यही है बस तुम्हारा ज्योमेट्रिक मेथड। अब इसमें है ना इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला भी होता है अपोन करने का, तुम्हें कुछ करने का चक्कर ही नहीं है। कभी भी आए एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो आपको सीधा बोलना है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड इन दीज 3 कैटेगरीज। अलग अलग डायग्राम डिग्रीज वाले बनाने, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और नहीं तो इस वैसे इसमें बहुत लफड़े होते हैं, इस एक्सिस को एक्सटेंड करना पड़ता है, ये डॉट डॉट करके लाइन होती है, लेकिन तुम्हें उन चक्करों में फंसना नहीं है। अगर तुम फंसना चाहते हो इस चक्कर में, कोई बड़ा क्वेश्चन तुम्हारी क्वेरी है, तुम्हें लग रहा है नहीं सर आप बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में मुझे कोई दिक्कत आउट बता दो, तो आप बता रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी इतनी बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो यार फोटो खींचो इंस्टाग्राम पे भेज दो मेरे को, वहां मैं हूं ना, बड़े क्वेश्चन का जवाब वहां दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ज्योमेट्रिक मेथड हो गया, सिंपल सी बात। फिर भी एक बारी रिवीजन के तौर पे वापस बता देता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। ये परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है, भूलना नहीं है इसको, बिल्कुल नहीं भूलना है। और अब तुम्हारे सामने पेश किए जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये 5 क्वालिटी के आ सकते हैं, ये 5 टाइप के 5 वैरायटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कैटेगरी बना रखी है, सिंपल परसेंटेज, सिंपल वैल्यू, फाइंड प्राइस, फाइंड क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू केस। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा क्या टाइप है, क्या वैरायटी है, क्या केस है, क्या पैतरे हैं। सिंपल क्वेश्चन समझते हुए चलना है, मैंने फॉर्मूला आपको करा दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखनी है बस, जब जब क्वेश्चन में कहीं परसेंटेज लिखा होगा तब आपको वही बड़े वाला फॉर्मूला यूज करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वेश्चन में बिल्कुल भी परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं है तो ये प्यारा छोटा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बस इतनी बात मेरी मान लो, आपका काम हो जाएगा बढ़िया। चलो जी क्वेश्चन ही पेश कर देते हैं। ये रात क्वेश्चन तुम्हारे सामने, पेन का कलर रखूंगा इस बार येलो, येलो करते हैं। चलो लिखा है अ 15% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का प्राइस 15% से बढ़ गया तो मैं अपनी इंडिकेशन के लिए प्राइस इधर लिखा 15% से भाई बढ़ा है, बढ़ने गिरने से फर्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकल में, लेकिन फिर भी लिख दो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। रिजल्ट्स इन अ राइज इन इट सप्लाई बाय 30%, इसी की वजह से सप्लाई भी 30% से बढ़ गई। चलो जी आगे देख लेते हैं, बोल रहा है कैलकुलेट
इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और मैंने बताया ना, जब जब क्वेश्चन में सब कुछ परसेंटेज में गिवन होगा तो वो छोटा सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े वाला ही लगा देंगे। हर एक चीज परसेंटेज में गिवन है ना, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाबू, तो बाबू क्या बोलता है, क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज चेंज, ये दिया हुआ है सप्लाई 30% से बदल गई ना, ऊपर 30 लिख दिया। प्राइस में चेंज दिया है 15%, नीचे 15 लिख दिया। 30/15 बच्चा बच्चा जानता है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, आंसर आ गया 2। ये 2 आंसर निकालते ही क्या आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे? कतई नहीं। कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। तो दोस्तों यहां पर आंसर 1 से ज्यादा है, हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक। 3 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ऐसे टुच्चे क्वेश्चन तुमसे पूछने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। हलवा है ये क्वेश्चन, लेवल थोड़ा हाई होता है। अब तुम 10वीं क्लास तक नहीं हो, थोड़े बड़े हो गए हो, समझ रहे हो? बेसिक क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन देखो, आधा परसेंट में है, आधा नॉर्मल है। क्या लिखा है? अ 15% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी का प्राइस 15% से बढ़ गया, चलो जी, राइज इन इट्स सप्लाई फ्रॉम 600 यूनिट्स टू 750 यूनिट्स। 15% प्राइस बढ़ा है, उसकी वजह से सप्लाई 600 यूनिट से 750 यूनिट तक पहुंच गई है। क्या बोल रहा है यार? यहां लिखी क्वांटिटी, ये पहले 600 यूनिट थी, अब पहुंच गई 750 यूनिट तक, और बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो। अब मैंने बोला आपको, जब सब कुछ परसेंटेज में हो ना, तब परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना। यहां पर सब कुछ परसेंटेज में नहीं है, आधा अलग है आधा अलग है, या नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। कैसे? या दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी यार। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है और अपॉन होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसा ही तुमने सीखा। इसको देखो, सीधी सिंपल बात करो व्हाइट कलर से, ये वाली वैल्यू तुम्हें सीधी 15 दी हुई है चुपचाप से, लेकिन ये नहीं गिवन। अब तुम्हें ये नहीं गिवन तो इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, कर लो, कोई बात नहीं। 15 का 15 लिखो ऊपर, नीचे डेल्टा पी की जगह दोनों, ये प्राइस 15% था यार, यहां दिमाग लगाना है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ जी। अपॉन में प्राइस 15% से चेंज हुआ है, तो नीचे प्राइस 15 आ गया। क्वांटिटी में फॉर्मूला लगाना है डेल्टा क्यू अपॉन पुराना क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखते हैं डेल्टा क्यू कितना है, दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप 150, 750 में से 600 गए, लिख दो भाई इसकी जगह 150। पुरानी क्वांटिटी कितनी है? 600, मल्टीप्लाई हो रहा था 100, और पूरे के अपॉन में 15 है। क्या करना है अपने को? यहां से पेन का कलर चेंज करके तुम्हें दिखाना है कटा कैसे। 20 से 20 गायब हो गई। 150/6 अगर तुम काटोगे तो ये 3 से काट लो, प्यार प्यार से करते हुए, सबका प्यार से हो जाएगा। 3 5 15 और 0 की 0, 3 दूनी 6, फिर काट दोगे 25। ठीक है ना? इतना लंबा पहाड़ा नहीं पढ़ना आता तो ऐसे कर लो यार, ऊपर 25 नीचे 15, 5 से फिर काट लो, 5 5 25, 5 3 15, 5/3 आ गया दोस्तों। अब काटना नहीं सिखाऊंगा, अब आंसर आ जाएगा 1.67। इतनी काटापेटी खुद कर सकते हो, तो आंसर 1 से ज्यादा है। तो हियर सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, काम हो जाएगा, यहीं पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो लाइन लिख देना, लेकिन सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। कोई दिक्कत डाउट लगता हो, तुम्हारा आंसर मिसमैच हो रहा हो, कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल, ईएस निकालने के लिए बोल रहा है प्यार से। व्हेन अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस राइज हो गया फ्रॉम कितने से कितना? फ्रॉम 10 से 18। चुपचाप प्राइस लिख दो, पहले 10 था अब 18 हो गया, लाइन डाल दो बीच में, आगे जो बोल रहा है नोट कर लेंगे। ठीक है, 18 हो गया। लीड्स टू राइज इन द सप्लाई फ्रॉम 100 टू 140 यूनिट्स। सप्लाई बढ़ गई है 100 से, 100 थी 140 हो गई है। अब बोल रहा है इलास्टिसिटी निकालो। इससे बच्चा क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिलेगा, यानी ऐसी टेबल बनी बनाई तो क्वेश्चन में नहीं पूछी जा सकती, लाइन में ही क्वेश्चन आएगा ऐसे सब्जेक्टिव लिखा हुआ, आपको अपने अकॉर्डिंग ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा अच्छी बात होगी जब आप इनको, और बताऊंगा फॉर्मेट धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे, आप बस कैलकुलेशन सीखते रहो। तो भाई यहां पर है हमारे पास पुराना प्राइस 10 है, नया प्राइस 18 है, और दोनों प्राइस के बीच का गैप 18 में से 10 गए 10 है। पुरानी क्वांटिटी 100 है, नई क्वांटिटी 140 है, और दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप 140 में से 100 माइनस कर दो 40 है। कुछ भी परसेंटेज में गिवन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा छोटा। कौन सा? देख लो जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन
डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। कहानी कर दो यहीं खत्म। डेल्टा क्यू की वैल्यू 40, डेल्टा पी की वैल्यू उधर हाथ नहीं जा रहा भाई 10, गिरवा हो गएगा तुम्हारे बढ़ाने के चक्कर में। देखो क्या करना पड़ रहा है। पुराना प्राइस 10, पुरानी क्वांटिटी 100, काटा पीटी मचा दो, पेन का कलर चेंज कर देंगे व्हाइट से। 10 से 10 जा रहा है, 0 से 0 भी गई, 4/10 क्या होता है 0.4। तो यार इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 हो गई है। तो यहां लाइन लिख देना, सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, तब मिलेंगे नंबर पूरे। मैं नहीं लिख रहा बार बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है यार, इसमें सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं करनी। यहां पर क्या है, ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यही होते हैं। वो तो टुच्चे क्वेश्चन थे अभी तक। इसमें या तो तुम्हें प्राइस निकालना होगा या तुम्हें सप्लाई निकालनी होगी अलग से, नया प्राइस या नई सप्लाई निकालनी होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तुम्हें गिवन होगी। कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें आता है ना बस वही लिखते रहना। जो भी चीज खाली बच गई अपने आप निकालते रहना, फ्लो में चलते रहना। क्या कह रहा हूं मैं, देखो जरा क्या बोल रहा है। अ फर्म सप्लाई, अच्छा पेन का कलर व्हाइट में व्हाइट अच्छा लगेगा, चेंज कर लेते हैं। ये वाला देखते हैं। अ फर्म सप्लाई 200 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 5 रुपए पे 200 यूनिट की सप्लाई है। मैं क्या करता हूं अपना अलग से, इधर लिखा 5 रुपए और इधर लिखा क्वांटिटी सप्लाइड 200 यूनिट्स की। ऐसे लिख लिया अपना शॉर्ट समराइज करने के लिए, ताकि चीजें दिमाग में सेट रहे। हाँ, व्हेन प्राइस चेंजेस इट सप्लाई 100 यूनिट लेस। क्या लैंग्वेज लिखी है यार, दिमाग खराब करने वाली। बच्चे ज्यादातर गलती यहीं करके आएंगे। कह रहा है जब प्राइस बदलता है तो वो 100 यूनिट कम सप्लाई करता है। कुछ बच्चे इसको पता है क्या रीड कर लेंगे, जब प्राइस बदलता है तो सप्लाई 100 यूनिट हो जाएगी। 100 यूनिट नहीं हो जाएगी, 100 यूनिट कम हो जाएगी। तो पहले 200 थी, 100 और कम कर दो, 100 ही बच रही है। अच्छा वो गलत भी सोचेगा तो अंतर सेम ही निकालेगा। चलो ठीक है, यहां तो गलती से भी अंतर सही आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2.5। उस्ताद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी लिखी है 2.5 दी हुई है क्वेश्चन में। चलो कैलकुलेट प्राइस आफ्टर द चेंज। जब भी प्राइस बदला तो उसके बाद कितना था, ये क्वेश्चन मार्क ये निकालना है, मतलब न्यू प्राइस कैलकुलेट करना है। लफड़े में नहीं फंसना, घबराना नहीं है। जैसे आती है इलास्टिसिटी वैसे कैलकुलेट करते चलो। जो गिवन है वो लिख दो बस। क्या क्या गिवन है देखते हैं जी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 2.5 गिवन है। ये देखो ये इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू, दोनों क्वांटिटी के बीच का अंतर 100 गिवन है। वैसे ये भी डेल्टा क्यू ही है, वो तो किस्मत से हमारा 100 आ रहा है, लेकिन कुछ और वैल्यू होती तो फिर या कुछ और कैलकुलेशन भी होती। लेकिन अभी इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। डेल्टा पी प्राइस कितना बदला भाई, पुराना प्राइस तो गिवन है, नया प्राइस गिवन ही नहीं है। जब दो प्राइस गिवन ही नहीं है तो दोनों प्राइस के बीच का गैप कहां से निकालोगे, ठुल्लू नहीं निकलेगा। तो डेल्टा पी बेचारा ऐसा का ऐसा रह जाएगा। चलो जी मल्टीप्लाई, पुराना प्राइस गिवन है 5, पुरानी क्वांटिटी गिवन है 200। काटा बेटी मचा दो भाई हरे रंग से, ये 2 0 से 2 0 गई, 5/2। कुछ नहीं कर रहा मैं अभी काटा बेटी नहीं मचा रहा। या मचा दो यार, जो मन कर रहा हो करो। 5/2 होता है 2.5। अब मैंने क्या करना है, ये डेल्टा भी बेचारा इसको ऊपर ले जाओ और ये 2.5 है इसको नीचे ले जाओ। मुझे यहीं दिख गया था उधर 2.5 है इसलिए मचा दी। तो डेल्टा भी ऊपर ले गए, इधर 2.5 लिखा था। चलो जी ये वाला 2.5 नीचे उतर के आ गया। चलो जी सेम वैल्यू है, कट के 1 आ गया। यानी प्राइस 1 से बदला है। बदलने का मतलब या तो बढ़ना होता है या कम होना होता है। चेंज मींस इधर इंक्रीज और डिक्रीज। क्या करूं मैं यहां पर, प्राइस पहले 5 रुपए था, 1 से बदल गया, बदल के ये 6 भी हो सकता है, बदल के ये 4 भी हो सकता है। क्या करना चाहिए मुझे, उसमें 1 प्लस करना चाहिए, 1 माइनस करना चाहिए। कोई फॉर्मूला मत रटना क्या प्लस है क्या माइनस है। आप अपना लॉ ऑफ सप्लाई देखो सप्लाई कम हो रही है बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस भी कम ही हो रहा होगा। तो 5 में से 1 माइनस होगा। तो दोस्तों न्यू प्राइस जो निकालना है वो हो जाएगा 5 - 1 यानी ₹4। दिस इज योर फाइनल आंसर। कभी कभी ये प्लस भी होता, कब होता प्लस, जब सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देती। समझ रहे हो, इस तरीके को अपना लो, एक कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट कर पाओगे क्वेश्चन के साथ और चीजें भी तुम्हारी हल हो जाएगी। एक और क्वेश्चन इसी बेसिस पे,
और क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूं पहले, यार पढ़ना तो पड़ेगा ही। अ फर्म सप्लाइज 10 यूनिट्स, क्वांटिटी 10 है इसकी, ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 15। प्राइस जब 15 था तब इसकी क्वांटिटी 10 है, 2 आइटम दिए हुए हैं। फिर बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.25, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे दी 1.25। फिर व्हाट क्वांटिटी विल बी विल द फर्म सप्लाई एट अ प्राइस ऑफ 7 पर यूनिट। जब प्राइस 7 हो जाएगा तो सप्लाई कितनी होगी, प्राइस तो 7 हो जाएगा, सप्लाई कितनी होगी क्वेश्चन मार्क है, न्यू सप्लाई निकालनी है उस्ताद। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बोला कुछ खास मंत्र नहीं पढ़ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी आती थी वैसे कैलकुलेट कर लो, जो भी चीज मिसिंग हो वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे होगी देखो, मैंने तो आपको सिखाया है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला लिखा करो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। अब जो जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में लिख दो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है 1.25, चलो जी, डेल्टा क्यू इन दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप होता है, निकल ही नहीं सकता, अंतर कैसे निकलेगा, दूसरी क्वांटिटी है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रखो। कुछ बच्चे इसको क्या लिखते हैं, लेट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एक्स। अरे एक्स वाई जेड मान के क्या करोगे, ये भी तो बेचारा कोई अल्फाबेट ही है, ऐसे ही रहने दो उसको। फिर डेल्टा पी की वैल्यू लिखो उस्ताद, 15 और 7 का गैप 8 होता है, पुराना प्राइस 15 है अगर पढ़ पा रहे हो तो, पुरानी क्वांटिटी ये रही 10 है। बस अब काटा पिटी मचा दो, काटा पिटी मचाएंगे कैसे, 5 से, 5 थी या 15, 5 दूनी 10, इतना ही है। डेल्टा क्यू को अकेला छोड़ो यहां पर, ये 8 को ऊपर ले जाओ, 2 को भी ऊपर ले जाओ, तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये 3 है, इसको नीचे ले जाओ, बड़ा हाहाकार मचेगा, कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन हैवी है, मैं नहीं करना चाहता। तुम ये सोच रहे हो मैं आलसी हूं, नहीं, मैं चाहता हूं तुम इसकी कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ डेल्टा क्यू की। और दोस्तों जो भी वैल्यू डेल्टा क्यू की आएगी वो वैल्यू इस क्वांटिटी में से कम कर देना, तो न्यू क्वांटिटी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो दोनों वैल्यू आपको कमेंट करके बतानी है, कैसे आप लिखोगे उसके अंदर, अगर आप निशान नहीं बना पा रहे तो चेंज इन क्यू इज इक्वल टू, फिर न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। मैं हर बार एक ऐसा काम तो करता ही हूं कि जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करनी पड़े, क्योंकि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। और जब मुझे पता लगता है कि तुम पढ़ रहे हो, बढ़िया रेस्पॉन्स दे रहे हो, तो मेरे अंदर और एनकरेजमेंट आती है, जादू आता है तुम्हें पढ़ाने का, उस्ताद जादू आता है, जादू तुम पैदा करते हो, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो क्या लिखा है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 20 टू 30, प्राइस बढ़ गया, पहले 20 था फिर 30 हो गया, इधर लिख लो, प्राइस पहले 20 था फिर 30 हो गया। चलो जी, द रेवेन्यू, ओहो, रेवेन्यू नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ है, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। रेवेन्यू वाले क्वेश्चन हरकत करते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं। अब मैं तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, तुम्हें कहीं भी पीछे नहीं रहने दूंगा। ये क्वेश्चन पानी की तरह, जैसे पीते हैं ना पानी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। रेवेन्यू का मतलब समझ लो भाई, मैं गया दुकान पे 2 समोसे लेने, 2 समोसे लेने गया, समोसा बड़ा पसंद है मुझे, एक समोसा दुकान पे 15 रुपए का, तो भाई मैंने बोला भैया भैया 2 समोसे दे दो, तो उसने 15 रुपए के हिसाब से मुझे 2 समोसे दिए और मेरे से ले लिए 30 रुपए। तो यार मेरे खर्च हो गए 30 रुपए, जितने पैसे मेरे खर्च हुए हैं उतने पैसे तो दुकानदार को मुझसे मिले हैं। तो जो दुकानदार सामान बेचता है और सामान बेच के जो भी पैसा उसको मिल रहा है वो उसका रेवेन्यू है, दुकानदार की सेल उसका रेवेन्यू है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्रॉफिट होता है रेवेन्यू, ना, कोई प्रॉफिट कोई इनकम नहीं होता रेवेन्यू। रेवेन्यू तो मनी रिसिप्ट है जो सामान बेच के आती है। तो इस दुकानदार को 30 रुपए मिले हैं, तो 30 रुपए उसका रेवेन्यू है, और उसका फॉर्मूला मैंने बनाया, मैं कंज्यूमर हूं ना, मैंने बोला 2 समोसे की क्वांटिटी खरीदी है, प्राइस था 15 रुपए, तो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, यू गाइज विल गेट रेवेन्यू। खैर ये तो समोसे की कहानी थी, हटाओ ना इसको, क्वेश्चन पे आओ। चलो जी क्वेश्चन पे आते हैं, 2 प्राइस गिवन है और फिर लिखा है द रेवेन्यू ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग दिस गुड राइजेस फ्रॉम 100 टू 300। इस फर्म का रेवेन्यू बढ़ गया, समोसे बेचने वाले की सेल बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, इधर लिखते हैं थर्ड कॉलम में, यहां तो मैं अपनी क्वांटिटी लिखूंगा, इधर लिखा मैंने टोटल रेवेन्यू, ये 100 से 300 हो गया। एक और झलक देख लो इधर, क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ रहे भाई। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हुआ प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तुमसे चालाकी में अगर टोटल रेवेन्यू दे देता है क्वेश्चन में, तो या तो प्राइस मिसिंग हो या क्वांटिटी मिसिंग होगी, इन दोनों में से कुछ ना कुछ मिसिंग होगा।
अगर क्वांटिटी मिसिंग है ना तो इधर लिखना क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन प्राइस, है ना। अगर प्राइस मिसिंग हुआ तो प्राइस निकाल लेना, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ये बंदा तुम्हें टोटल रेवेन्यू देता ही इसलिए है कि प्राइस या क्वांटिटी इनमें से कोई एक मिस होता है और उसको आपको ढूंढ के निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है क्वांटिटी की कॉलम खाली है, आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी क्वांटिटी? टी आर अपॉन प्राइस। ठीक है जी, तो यही अपना है, हरे रंग से निकाल लें या व्हाइट से? व्हाइट हरा, व्हाइट हरा, व्हाइट हरा, व्हाइट हरा, व्हाइट हरा, गुलाबी। ठीक है, गुलाबी। तो टी आर 100 है, प्राइस 20 है, 100 बटे 20 5, 300 बटे 30 10 आ गई। गुलाबी रंग भी बढ़िया होता है, होता नहीं होता? ठीक है, आगे क्या लिखा है? कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब मुझे ही पता था, तुम्हें पता था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई घूम फिर के पूछनी है, सारी कहानी तो यहां गिवन है। तो प्यारा सा चुपचाप छोटू सा फॉर्मूला रंग बदलते हुए गिरगिट की तरह, ये लिखा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। यार फॉर्मूला जरूर लिख के आना तुम्हें, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू मतलब दोनों क्वांटिटी के बीच का अंतर, 10 और 5 में 5 का अंतर होता है, माइनस प्लस इग्नोर, माइनस तो इग्नोर, प्लस में ही आएगा 5। डेल्टा पी इन दोनों प्राइस के बीच का अंतर, 30 और 20 में 10 का अंतर होता है। पुराना प्राइस 20 है, पुरानी क्वांटिटी 5 है, काटा पीटी मचा दो, 5 से 5 गया, 20 अपॉन 10 2 ही होता है। 2 मतलब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। तो हेयर सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। वो लाइन लिखोगे तब नंबर मिलेंगे, मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखनी है। ठीक है जी, आगे आते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार खड़ा है, बोलता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ए बी सी डी, ए दी हुई है, ए का प्राइस 10 है एंड टोटल रेवेन्यू एट दिस प्राइस इज 1600। प्राइस 10 दिया हुआ है, मेरे को तो क्वांटिटी भी चाहिए होती है, लेकिन टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 1600। चलो जी, इतना लिखा है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय 20%, प्राइस बढ़ गया 20% से, कितना हो गया होगा 20% से? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यार, कैसे निकलता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है? 20 दिया है। डेल्टा पी नहीं पता, पुराना प्राइस तो पता है 10 है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 से 0 कट गई, ये वाला 10 है ना, उधर ले जाओ, स्मार्ट बच्चे समझ जाएंगे, डेल्टा पी यहीं रह जाएगा ना। तो 20 बटे 10 2 होता है, प्राइस में 2 यूनिट का चेंज आया है, मतलब 2 रुपए से क्या हुआ है? बढ़ा है, राइज हुआ है। पहले प्राइस 10 था, अब 2 रुपए बढ़ के 12 हो गया। ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे बच्चे खतरे में फंस जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, है कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बताए। हमने बता दिया ना ऐसे सोल्व होगा। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा था। फिर टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 800, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया 800 से। यार ये बाय का चक्कर देखना, जब जब बाय लिखा हो ना तब तब कुछ ना कुछ चेंज लिखा होगा, डेल्टा लिखा होगा। जब जब फ्रॉम लिखा होगा ना तब नहीं लिखा होगा ऐसा, मतलब तब नेक्स्ट वैल्यू लिखी होगी। तो बाय में चक्कर होता है। 800 यूनिट से टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, पहले 1600 था, अब 800 और बढ़ गया, तो 1600 प्लस 800 2400, 2400 हो गया। क्या कह रहे हो, बोर हो रहे हो सेम कलर से? चलो व्हाइट कलर ले आते हैं। अब बोल रहा है ना कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो हमें भाई क्वांटिटी पहले निकालनी है। और छप्पर में देख लो क्वांटिटी क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन प्राइस। यकीन नहीं आ रहा? अभी देखो यही किया था ना, इसलिए बता रहा हूं। चलो जी, टोटल रेवेन्यू 1600 बटे 10 160 आ गई, फिर 2400 बटे 12 ये 200 आ गया। कुछ गलती कर रहा हूं तो बता देना यार, गलती इंसान से हो ही सकती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, हरे रंग से निकाल देंगे। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, डेल्टा क्यू दोनों क्वांटिटी के बीच का अंतर, 160 और 200 के बीच का अंतर 40 होता है। डेल्टा पी दोनों प्राइस के बीच का अंतर, 10 और 12 के बीच का अंतर 2 होता है। पुराना प्राइस 10, पुरानी क्वांटिटी 160, काटा पीटी मचा दो, 0 से 0 गया, और फिर 2 से 40 काटोगे तो 20, फिर ये ऊपर 10 है तो नीचे बच गया 2 से काटना 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। मतलब अपना तरीका है कैलकुलेशन करने का, जो तुम्हारा तरीका उससे कर लो, मैं तुम्हें बवंडर में नहीं फंसाना चाहता। आज काटना तो सबको आता है यार, तो नहीं आता तो वही बता दो, अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा कैलकुलेशन के ऊपर। 1.25 आंसर है, तो हेयर द सप्लाई इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। बस थोड़ी सी क्लास बची है, बोर मत हो ना बिल्कुल भी, खत्म ही होने वाले, हर लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं। यहां पर हद से आपसे ये भी बोल सकता था
कि ऑल्सो कमेंट ऑन द शेप ऑफ सप्लाई कर्व। मैंने लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन अटैच हो सकता था। यहां पर शेप ऑफ सप्लाई कर्व के ऊपर कमेंट करनी आती तो देखते इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज्यादा है, तो जब सप्लाई की इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है और वाई एक्सिस से निकल रहा होता है। ध्यान रखना, यहां तो वाई एक्सिस का चक्कर होता है ना, यहां से 1 से ज्यादा, 1 से कम होता है तो एक्स एक्सिस से निकल रहा होता है। मैं वो नहीं दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें ये भी तो डाउनलोड करनी है पीडब्ल्यू की ऐप से, है ना। वहां दो बने बने दिखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। अगले पे आते हैं दोस्तों, टोटल रेवेन्यू के क्वेश्चन खा जाते हैं बच्चों को और हम इन क्वेश्चन को खा जाएंगे। क्या लिखा है? टोटल रेवेन्यू एट अ प्राइस ऑफ 4 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज 480। क्या बोल रहा है? जब प्राइस 4 रुपए है तो टोटल रेवेन्यू 480 है। चलो लिख दिया, इस बार साथ में लिख दिया, बीच में क्वांटिटी के लिए जगह नहीं छोड़ी, क्या हो गया। फिर टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 240, बाय लिखा है ना, फिर दोबारा चेंज है। टोटल रेवेन्यू बढ़ गया 240 से, पहले 480 था, इसमें 240 और प्लस कर दो तो 480, 580, 680, 720। इस क्वेश्चन में लफड़ा होगा यार, पता है मुझे, 720, और ये लफड़ा तुम ही सॉल्व करोगे, तुम्हारे ऊपर ही काम दूंगा मैं, ठीक है। 720 हो गया व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 25%, और इसका प्राइस भी 25% से बढ़ गया। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। अब प्राइस पुराने वाला 4 दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसी तरीके से निकलेगा। दोबारा देख लो, पीछे चले जाओ, 2 मिनट लगेगी, मैं बता देता हूं। 1 आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 1 यूनिट से प्राइस बढ़ गया, पहले 4 था फिर 5 हो गया, लेकिन तुम्हें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका नंबर मिलता है, 1 नंबर होगा उसका। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो हल्के क्वेश्चन ना आए हो, समझे। फिर बोल रहा है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो उसके लिए क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू अपॉन प्राइस, लेकिन नहीं आ रहा तो देख लो, ये रहा, इसको यूज कर रहा हूं बार बार। तो 480/4 120, लेकिन 720/5 क्या होता है? इधर ले आओ इसको, 720/5 आराम से कैलकुलेट करूंगा जैसे मैं बचपन में करता था भाई। 5 एकम 5, 2 बच गया, 2 के यहां लग गया, 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर 2 बच गया, 2 यहां लग गया, तो 5 चौक 20, 144 आएगा, ठीक है। 144 यहां आ गया, चलो हो गया काम। दोनों क्वांटिटी है, दोनों प्राइस है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला लगा के निकाल दो। मैं नहीं लिख रहा इस बार फॉर्मूला, बार बार लिखा है, लेकिन तुम्हें अगर ऐसा लगे कि मैं नहीं लिखूंगा या मैं नहीं लिखूंगी इस बार फॉर्मूला, क्योंकि तुम बार बार प्रैक्टिस कर चुके हो, तो तुम गलत हो, नंबर कटेंगे। ध्यान रखना, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, फॉर्मूले से पीछे नहीं हटना, हमेशा लिखना है। तो चलिए यार लिख देता हूं, तुम कहोगे तू तो लिख नहीं रहा है, हमें बोल रहा है, लिख रहा हूं उस्ताद। डेल्टा क्यू की वैल्यू, दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप 24 है। अच्छा ये देखना जरा, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं गलती भी कर सकता हूं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। डेल्टा पी, दोनों प्राइस के बीच का गैप 1 है। पुराना प्राइस लिखेंगे 4, पुरानी क्वांटिटी लिखेंगे 120, काटा पीटी मचा दो, 4 से काट दो पहले इसको, ये नीचे 30 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटो 15, इसको 2 से काटो 12, इसको 3 से काटो 5, इसको 3 से काटो 4, 4/5 होता है 0.8। देयरफॉर सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। इन दैट केस सप्लाई कर्व विल बी अ पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेकिन ये बात तो पूछी नहीं, मैं तो ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा था, ठीक है दोस्तों। तो अब वक्त आता है कि मैं आपको ज्योमेट्रिक मेथड की फिर से एक ग्लिम्प्स दे दूं, कि तुम कहीं दिमाग से भुला ना दो उसको, एक रिवीजन के तौर पे दोस्तों। जब भी ज्योमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, क्योंकि बीच में हम परसेंटेज मेथड के न्यूमेरिकल कर रहे थे, ये इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा, ये इलास्टिसिटी 1 से कम, और ये इलास्टिसिटी 1 के बराबर। पहले ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, समझे। तो इन सभी चीजों के साथ हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। आपको एक छोटी सी बात यहां बताऊंगा थैंक यू बोलते हुए, देखिए स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में आपको बताता हूं, इसका लेन देन है यहां पे उस्ताद। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन सप्लाई कर्व के स्लोप का फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, और जानते हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। देख रहे हो यहां पर क्या चक्कर है? जो ये लिखा है ना डेल्टा क्यू है, जो ये लिखा है उसका उल्टा यहां लिखा है, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन स्लोप मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये स्लोप डिनोमिनेटर में है इलास्टिसिटी के, तो स्लोप और इलास्टिसिटी में उल्टा रिलेशन होता है। अगर आपको याद दिलाऊं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके स्लोप में भी उल्टा रिलेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसके स्लोप में भी उल्टा रिलेशन है। जैसे जैसे स्लोप बढ़ता रहेगा
इलास्टिसिटी कम होती रहेगी। जैसे जैसे स्लोप कम होता रहेगा इलास्टिसिटी बढ़ती रहेगी। इससे हमें यह पता लगता है, समझे। कोई और दूसरा क्वेश्चन आपका डाउट है, आपके स्कूल के अंदर वो इक्वेशन वाले क्वेश्चन करा दिए हो तो मैं हूं, आप बताओ, हम कराएंगे। कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।